नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK जॉब अलर्ट में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए CTET एग्ज़ाम 2020 के लिए बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के लिए पार्ट 4 लेके आए दोस्तों। ये दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं। 40 क्वेश्चन जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसमें से आपके 2 नंबर पक्के हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपका फर्स्ट प्रश्न रहेगा, लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण होता है। ठीक है जी, ये होता है डिस्ग्राफिया का। यानी कि डिस्ग्राफिया का क्या होता है, जिसे मतलब लिखने में कोई परेशानी और दिक्कत होती है तो उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, शब्दों के अक्षरों को क्रम में पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष समृद्धि का हास्य करना संबंधित होता है। ये होता है डिसलेक्सिया से। ठीक है, जैसे बच्चा कठिनाई से पढ़ पाता है, जैसे उसे पढ़ने को दिक्कत हो रही है या अक्षरों को सही पहचान नहीं पाता, तो होते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है जी। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, यह भाषाघात। अगला प्रश्न रहेगा आपके, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है, होता है डिस्ग्राफिया। ठीक है, जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं उनमें सामान्यतः डिस्ग्राफिया होता है। अगला प्रश्न रहेगा, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश समस्या से संबंधित, यानी कि जो बच्चे अक्षरों को या पुस्तक पढ़ने में जो जिसकी डिफ़िकल्टी होती है, जो कमी होती है, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। अगला प्रश्न रहेगा आपका, डिस्थीमिया क्या है। डिस्थीमिया होता है गंभीर तनाव की अवस्था को कहते हैं डिस्थीमिया। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, गणित को समझने की आवश्यकता क्या है, यानी कि जिसे गणित समझ में नहीं आता उसे कौन सा होता है, डिसकैलकुलिया। ठीक है जी। ये जितने प्रश्न है इसमें डिस होता है ना, DIS, डिस का मतलब होता है कमी। ठीक है जी। जैसे इसमें कैलकुलिया आ गया, तो आप जैसे मैथ में कैलकुलेशन करते हैं ना, तो उससे आप समझ सकते हो जिसमें भी गणित में जैसे कैलकुलेशन करने में समझने में दिक्कत होती है तो होता है डिसकैलकुलिया। ठीक है जी। अगला प्रश्न रहेगा आपका, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किसकी समस्या से संबंधित है, यानी कि डिस में से होगी, डिस में से उसकी कमी होगी। ठीक है जी। और ग्राफिया मैंने जैसे आप लोग ग्राफ लिखते हैं या छापते हैं, बनाते हैं या लिखते हैं, ठीक है जी, वो होता है लिखने में कमी होती है, तो उसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, ये पठन विकार से। ठीक है जी। लेक्सिया मैंने पठन यानी पढ़ने से संबंधित है, कोई विकार है तो उसे कहते हैं पठन विकार हो तो उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न रहेगा आपके, निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की आवश्यकता कौन सी होती है, यानी जो मौखिक रूप से यानी कि बोल कर जो उसे समझ नहीं पाता उसे कहते हैं एफेजिया। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, मनोवैज्ञानिक शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ये था रुडोल्फ। ठीक है जी। और ये पहला व्यक्ति कौन था, ये था, उसका जन्म कब हुआ था, 1590 ईस्वी में। ठीक है जी। रुडोल्फ था जिसने मनोवैज्ञानिक शब्द का सबसे पहले उपयोग किया। आपका अगला प्रश्न रहेगा, सामाजिक अंतक्रिया किसे कहते हैं। सामाजिक अंतक्रिया वो होती है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध क्रियाएं सामाजिक अंतक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सहयोग करना, आपसी में सहानुभूति हो गई, एक दूसरे से त्याग हो गया, एक दूसरे के लिए बलिदान देना, कहलाते हैं सामाजिक अंतक्रिया। ठीक है जी। आपका अगला प्रश्न रहेगा, समाज प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था, ये था, पहले था आत्मा का विज्ञान था प्राचीन काल में। ठीक है जी। आपका अगला प्रश्न रहेगा, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, ये कहा है अरस्तु ने कहा था मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान। आपका अगला प्रश्न रहेगा, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था और ये किसने कहा था। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता मन या मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है जी। और ये किसने कहा था, इसने ये कहा था पोम्पोनालोजी ने कहा था। ठीक है जी। पंपालोजी ने कहा था मन या मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी में। आपका अगला प्रश्न रहेगा, 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता चेतना का विज्ञान। ठीक है जी। और ये कहा था विलियम जेम्स ने या वुंट ने। आपका अगला प्रश्न रहेगा, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, ये कहा है व्यवहार का विज्ञान। ठीक है जी। यह वाटसन ने कहा था। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का विज्ञान, और ये कहा था वाटसन ने।
आपका अगला प्रश्न रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी। ये लिखी थी थॉर्नडाइक ने 1903 ईस्वी में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भी मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी, ये लिखी थी थॉर्नडाइक ने, और ये कब लिखी, 1903 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना, ये बना 2009 ईस्वी में। ठीक है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपका अगला प्रश्न रहेगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है जी, आप ये देख सकते हो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना था 2009 ईस्वी में, और ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ, ये हुआ 1 अप्रैल 2010 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न रहेगा अधिगम के लिए सदैव सहायक अवयव नहीं है, ये नहीं है उच्च चिंतन सहायक अधिगम नहीं है। आपका अगला प्रश्न रहेगा जब शरीर में के एक पक्ष के अंग का दिया गया प्रशिक्षण भविष्य के उपयोगी सिद्ध हो तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है एक पक्षीय अंतरण। ठीक है जी, जब शरीर के एक पक्ष के अंग का दिया गया प्रशिक्षण भविष्य में उपयोगी तो वह कहलाएगा एक पक्षीय अंतरण। आपका अगला प्रश्न रहेगा किस साक्षात्कार के माध्यम से छात्र के घर और वातावरण के संबंध सूचनाएं प्राप्त की जाती है, ये की जाती है निदानात्मक साक्षात्कार। ठीक है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है जी, क्योंकि जब ये साक्षात्कार होता है तो पहले उससे बच्चे हो गए, उनसे उसके घर फैमिली वातावरण के बारे में पूरी जानकारी ली जाती है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है निदानात्मक साक्षात्कार। आपका अगला प्रश्न है एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है, ये होती है समाजमिति विधि। आपका अगला प्रश्न रहेगा सफल साक्षात्कार के लिए आवश्यक है, ये आत्मीयता का स्थान सबसे पहले है। ठीक है जी, अब अगला प्रश्न रहेगा प्रेरकीय संप्रदाय से संबंधित है, यह कथन किसका है, मैकडूगल का है। ठीक है जी, प्रेरकीय संप्रदाय संबंधित है मैकडूगल से। आपका अगला प्रश्न रहेगा किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने बालक मनोविज्ञान बुद्धि परीक्षण आदि मनोवैज्ञानिक उपविषयों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया, ये प्रस्तुत किया कार्यात्मकवाद में। ठीक है जी, आपका अगला प्रश्न रहेगा अंतर्दर्शन पद्धति मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित है, यह कार्यात्मकवाद में। ठीक है जी, अंतर्दर्शन पद्धति मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित है, यह संबंधित है कार्यात्मकवाद में। आपका अगला प्रश्न रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, किसे खेल प्रणाली का जन्मदाता कहते हैं, ये कहते हैं प्रोबेल को। ठीक है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, खेल प्रणाली के जन्मदाता है प्रोबेल। आपका अगला प्रश्न रहेगा कक्षा में निरंतर चलने वाली अंतःक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है समूह गणनात्मकता। ठीक है जी, जो कक्षा में निरंतर चलने वाली अंतःक्रियाएं के अध्ययन को कहते हैं समूह गणनात्मकता। आपका अगला प्रश्न है साक्षात्कार का संबंध है व्यक्ति से व्यक्ति का। ठीक है जी, क्योंकि इंटरव्यू दो व्यक्तियों के बीच में होता है, एक के बीच में कभी नहीं होता, तो व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध है साक्षात्कार। आपका अगला प्रश्न रहेगा दमन के स्थान पर पुरस्कार द्वारा व्यवहार सुधारने की बात मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने कही है, ये कही है व्यवहारवादी में। आपका अगला प्रश्न है व्यवहारवाद किसके प्रशिक्षणों पर आधारित था, ये था इवान पावलोव के। व्यवहारवाद था पावलोव के प्रशिक्षण पर आधारित था। आपका अगला प्रश्न है सीखने वालों के लिए यह आवश्यक है कि क्या स्मरण करें और क्या भुला दे, ये कथन किसका है, क्रो एंड क्रो का। सीखने वालों के लिए यह आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे, ये संबंध कथन किसका है, क्रो एंड क्रो का। आपका अगला प्रश्न रहेगा शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर पद्धति किस संप्रदाय की देन है, यह है गेस्टाल्टवादी। ठीक है जी, गेस्टाल्टवादी ने दिया था यह पद्धति भी पूर्ण से अंश की ओर। आपका अगला प्रश्न रहेगा मनोविज्ञान के महत्व है, यह निरीक्षण का अंतर्दर्शन करना और बहिर्दर्शन का। ठीक है जी, महत्व है मनोविज्ञान का। आपका अगला प्रश्न है अधिगम के नियमों का प्रतिपादित किया, ये किसने किया था, ये किया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, अधिगम के नियमों का प्रतिपादित किया था थॉर्नडाइक ने। आपका अगला प्रश्न है खेल गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है, ये कौन सी पद्धति है, यह
किंडरगार्टन पद्धति। ठीक है जी, खेल गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है वह है किंडरगार्टन पद्धति। आपका अगला प्रश्न रहेगा, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? यह सिगमंड फ्राइड है। ठीक है जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वह तो दोस्तों ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है जी, तो इनको आप बहुत अच्छे से रट लेना है, क्योंकि हर बार एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो में। प्रायोजन विधि किस संप्रदाय पर आधारित है? ये आधारित है प्रेरकीय संप्रदाय से संबंधित है प्रायोजन विधि। ठीक है जी, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए 40। ठीक है जी, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा करवाए गए क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, और जो मेरे भाई बहन इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे आगे आने वाली बाल विकास व शिक्षा शास्त्र की सभी क्लासों का वीडियो आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो सके। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।